सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक कहानी सुनिएगा। यमन का बादशाह बहुत अपनी आवाम का ख्याल रखने वाला और कहने के सखावत में बड़ा मशहूर था। वो बहुत ज़्यादा सखी था और उसकी सखावत की वजह से उसको बख्शिश का बादल भी कहा जाता था। लेकिन उसमें एक बुराई थी, वो चाह कर भी उस बुराई से दूर नहीं रह सकता था। और वो बुराई क्या थी? हसद। वो हसद में मुब्तला था। बादशाह हातिम ताई से बहुत हसद करता था। बादशाह सखी तो बहुत था, मगर वो ये समझता था कि सखावत में हातिम के आगे उसकी शायद कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जो हसद है वो भी बढ़ता रहा और लोगों को भी इस बात का इल्म होने लगा कि बादशाह को हातिम से कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। अच्छा, बादशाह कहता था कि हातिम मुझसे ज़्यादा सखी नहीं है, मैं बादशाह हूँ, मेरे पास सल्तनत है, मेरे पास मालो दौलत है और मालो दौलत के बगैर कोई सखावत आखिर कैसे करेगा। अब बादशाह नफ़रत से कहता कि खाली जेब सखावत नहीं होती है। और एक बार बादशाह ने अपनी सखावत का मुजाहरा करने के लिए एक जश्न का अहतमाम किया। और उस जश्न में बादशाह ने समझ लें कि हर ज़रूरतमंद, ख़ास व आम, सबको इनाम व कराम से नवाजा और उसने इतनी दरिया दिली दिखाई कि सब लोग हैरत में मुब्तला हो गए, हैरान हो गए। अच्छा, बादशाह की सखावत महज दिखावा नहीं थी, बल्कि वो वाकई कहते हैं कि नेक दिल, सखी, आवाम का हमदर्द था। और लोग ये बात जान चुके थे कि वो हातिम से हसद करता है, इसलिए जश्न में किसी ने मजाक के तौर पर हातिम का जिक्र छेड़ दिया। अब दूसरे लोगों ने भी उस आदमी की तायद की। बादशाह से बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सोचा कि जब तक हातिम जिंदा रहेगा लोग उसको नहीं भूलेंगे और मेरी शोहरत हो ही नहीं सकती। अब इस वजह से हुआ क्या कि बादशाह ने हातिम के कत्ल करने का इरादा किया और अपने एक सिपाही को इस काम के लिए राज़ी भी कर लिया कि जाओ उसको कत्ल करके आओ। अब बादशाह ने सिपाही से कहा कि अगर तुम हातिम का सर काट कर ले आए तो मैं तुम्हें कोतवाल बना दूंगा और इसके अलावा बहुत इनाम दूंगा। बड़ा लालच दिया उसने सिपाही को। अब सिपाही दिन रात सफ़र करते हुए, कहेंगे इतना सफ़र उसने किया, मंजिल के करीब पहुँच गया। अभी वो कबीले की जो बस्ती है ना, वहाँ से कुछ ही दूर था कि उसे एक शख्स मिला। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, बहुत दिलचस्प है, ये इंटरेस्टिंग है। उसे एक शख्स मिला। सिपाही को वो शख्स बड़ा मुखलिस लगा, बड़ा मेहरबान फितरत का वो शख्स महसूस हुआ। वो बहुत ही खूबसूरत, मिलनसार, बाइखलाक शख्स था। अब उस शख्स ने सिपाही से बड़े नरम लहजे में पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सिपाही ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, यमन से आया हूँ और रात इस बस्ती में गुजार कर सुबह आगे चला जाऊँगा। और उस शख्स ने कहा कि आप मेरे घर आ सकते हैं और मेरा घर इसी बस्ती में है, अगर आप मुझे शर्फ़ मेज़बानी बख्शें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा, सिपाही ने सोचकर उसकी दावत कबूल कर ली कि शायद इस आदमी से हातिम के बारे में कुछ पता चल सके और इसके साथ इसके घर आ गया। अब घर आकर उस आदमी ने रात भर सिपाही की मेहमान नवाजी की और सुबह भी सिपाही को पुरतकल्लुफ़ नाश्ता कराया। इसके बावजूद भी उसने सिपाही से माजरत की कि वो उसकी मेहमान नवाजी ठीक से नहीं कर सका। देखें ज़रा क्या अखलाक था उस बंदे का कि उसने कहा कि अभी भी अगर कोई कमी रह गई है तो मैं माजरत खाऊं। इसके लिए उसने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माजरत चाहता हूँ। सिपाही उस मेहरबान शख्स की आजिज़ी देख के या उसकी खुश अखलाकी देख के बड़ा मुतासिर हुआ। फिर सिपाही ने उससे इजाज़त मांगी। अब मेहरबान शख्स ने सिपाही से कहा कि अगर आपको इतनी जल्दी है, आप मेरे पास कुछ और दिन भी रह सकते थे। अच्छा, उसकी दरख्वास्त सुनकर सिपाही ने कहा कि नहीं, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उस आदमी ने पूछा कि आप किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। सिपाही ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा राज है और अगर ये राज खुल गया तो शायद मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूँगा। उस आदमी ने सिपाही को हर तरह से कहने के यकीन दिलाया कि उसका राज उसके दिल में ही दफन रहेगा और अगर वो उसकी मदद कर सकता होगा तो ज़रूर करेगा। अब सिपाही के जहन में ख्याल आया कि इतना अच्छा शख्स है, इतना आला अखलाक का मालिक है, अगर ये कह रहा है कि मदद करेगा तो ये वाकई मदद करेगा और ये सच है। सिपाही ने सोचा कि वो उस आदमी को तमाम मामला बता दे। तो उस आदमी ने सब कुछ सिपाही से पूछा। सिपाही ने उस आदमी को अपने बादशाह के हसद से लेकर हातिम के कत्ल तक की सारी बात सुना दी। अब वो आदमी सुनकर बहुत मुस्कुराया और सिपाही को अपनी तलवार पेश कर दी और अपना सर उसके आगे झुका दिया। सिपाही ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा वो सच है और तुम मुझे अपनी तलवार क्यों दे रहे हो, अपना सर मेरे आगे क्यों झुका रहे हो? वो आदमी बोला, इसलिए कि जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आए हो वो मैं ही हूँ
मैं ही हातिम हूँ और तुम्हें अपने बादशाह के लिए मेरा सर ही चाहिए था। लो जल्दी करो, इससे पहले कि मेरे घर वाले जाग जाएं और शोर मचाएं, तुम जल्दी से अपना काम करो और जाओ यहाँ से। अब सिपाही इतना शर्मिंदा हुआ कि वो कैसे किसी ऐसे इंसान को मार सकता है कि जिसने उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया, और इतने अच्छे सलूक के बाद उसने कहा कि अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। और इतने अच्छे इखलाक के शख्स को उसने कहा कि मैं तो कत्ल नहीं कर सकता। लिहाजा सिपाही ने शर्मिंदा होकर हातिम से माफ़ी मांगी और वापस अपने वतन लौट गया। अब आगे जाके क्या होता है, बादशाह ने उसे खाली हाथ देखा तो बादशाह ने कहा कि तुम नाकाम वापस आए हो, इसका मतलब है कि हातिम तुमसे ज़्यादा बहादुर निकला और उसने तुम्हें शिकस्त दे दी। सिपाही ने कहा, ए होशमंद बादशाह, चाहे तुम मुझे मेरी नाकामी पे तुम मुझे कत्ल कर दो, मुझे कोई फ़िक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है, मगर मेरी पूरी बात सुन लेना। बादशाह ने सिपाही को पूरी बात बताने की इजाज़त दी। सिपाही ने उस बस्ती में हातिम से मिलने से लेकर आखिर तक जो हुआ सारी बातें बादशाह को बता दी और पूछा कि बताएं, ऐसे अच्छे इंसान को मैं कैसे मार सकता था कि जिसने सब कुछ जानने के बाद भी अपना सर मेरे आगे कर दिया। अब बादशाह को समझ आ गई थी कि क्यों लोग हातिम की सखावत की इतनी तारीफ़ करते हैं, और उस दिन के बाद से बादशाह को हातिम से हसद महसूस नहीं हुई। उसने सिपाही को वादे के मुताबिक इनाम से भी नवाजा। अब नाज़रीन, बादशाहत हो या सियासत, ये अवाम की खिदमत के लिए की जाती है, ना कि हसद करने के लिए, और ना दूसरों को नीचा दिखाकर हुकूमत की जा सकती। जब हुक्मरान या सियासतदानों में अवामी खिदमत का जज्बा कम हो जाता है और हसद गालिब आने लगती है तो फिर सारा निज़ाम बर्बाद हो जाता है, बाकायदा बर्बाद हो जाता है। अगर सियासतदान बाकायदा मुकाबलेबाजी में पड़ जाए कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये मुझसे कमतर है, इसको नीचा दिखाना है, उसको नीचा दिखाना है, इस सब में को पता है नुकसान किसका होता है? अवाम का नुकसान होता है, बेचारी अवाम का नुकसान होता है। लेकिन बदकिस्मती से कह लें कि हमारे रहबर, मैं अक्सर कहती हूँ सो कॉल्ड रहबर, सो कॉल्ड खुद को ही कहलवाते हैं कि हम रहबर हैं, प्रैक्टिकली ज़ीरो सिफर अंडा। हमारे जो रहबर है ना, सो कॉल्ड, अवामी खिदमत के जज्बे से ज़्यादा ये एक दूसरे से मुकाबला बाजी करने में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और अवाम का भी वक्त ज़ाया करते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की ये जो दौड़ है ना, उसमें ये इतनी अखलाकी पस्ती का शिकार हो जाता है कि शायद उनको खुद पता नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी सियासत तामीरी से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि तखरीबी बन चुकी है, तो आप लोग अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को। और ये जो कंपटीशन चले कि एक हेल्दी कंपटीशन होता है, एक किसी को नीचा दिखाना, खुद को आला साबित करना कि मुझसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, हसद, ये सिर्फ अपोजिशन को हुकूमत से नहीं है बल्कि खुद अपोजिशन के दरमियान भी मौजूद है। और सोने पर सुहागा कि जी नून लीग के रहनुमा भी एक दूसरे से हसद करते दिखाई देते हैं। सबसे पहले हसद राज की कहानी नून लीग से शुरू करते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब क्या एक दूसरे के मुकाबले में नहीं खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, बच्चा बच्चा जानता है। मरियम नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ नून लीग का कंट्रोल संभाल लें, जबकि शहबाज शरीफ साहब इस दौड़ में लगे हुए हैं कि वो अपनी भतीजी को किसी तरीके से पार्टी की कमान संभालने से बाज रख सकें, यानी चचा भतीजी आमने सामने। अब बात साफ है कि अपने अपने मुफाद की खातिर जिसको दीवार से लगाया जा रहा है वो पता है कौन है? कौम है, अवाम अवाम अवाम। और यही वजह है कि चौधरी निसार साहब भी नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत कुछ कहते कहते रुक गए। लेकिन वो कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। एक्सप्रेशन, आप अल्फाज से काम नहीं भी लेते ना, तो एक्सप्रेशन जो होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो बहुत कुछ बता देती है। और अब उनकी भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सी चीज़ें समझ आ रही थी कि नून लीग में डिक्टेटरशिप से तंग आकर उन्होंने नून लीग से कह लें कि खुद साख्ता जो अलहदगी है ना वो इख्तियार किए रखी इतना अरसा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि निसार साहब से भी बहुत से लोग हसद करते हैं, बहुत से लोग इनसिक्योर फील करते हैं खुद को। चौधरी निसार साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम जी। सुना आपने चौधरी निसार साहब को। चौधरी साहब बार बार इस बात का इजहार करते रहे कि जी वो मरियम साहिबा की लीडरशिप में सियासत नहीं करेंगे। और निसार साहब के लिए काबिल कबूल सिर्फ यही था कि या तो नवाज शरीफ साहब खुद मामला को संभालें या फिर शहबाज शरीफ साहब, और इन दोनों की मौजूदगी में ही निसार साहब नून लीग के लिए सियासी खिदमत देने को तैयार थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए जदोजहद की, कुर्बानियाँ दी जमहूरियत के लिए, इसलिए नहीं दी कि मोरूसी सियासत को फ़रोग मिल सके। अब इसीलिए उन्होंने पर्ची पर रिश्तेदारी पर आगे आने वालों की ताबेदारी से इनकार कर दिया। और चौधरी निसार साहब की सियासत से लाख इख्तलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन इस बात में हकीकत है कि वो नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा शुमार होते हैं और उन्होंने सख्त हालात में भी पार्टी को नहीं छोड़ा। जब सियासी हलकों में आपको याद होगा बाकायदा ये बहस चल निकली थी कि निसार नवाज शरीफ साहब को खुदा हाफिज़ कह जाएंगे,
और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के करीब तरीन दोस्तों में भी निसार साहब का शुमार होता है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने निसार को अपनी ही जमात में मुश्किलों का सामना करता देखकर उन्हें सरेआम जलसों में अपनी जमात में शमूलियत की दावत भी दे दी थी। लेकिन निसार साहब पार्टी के कह लें कि बहुत वफ़ादार रहे, लॉयल्टी में बहुत ज़्यादा थी पार्टी को लेकर, और अब जाकर निसार दोबारा मीडिया पर नमूदार हुए हैं और तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए इंदिया भी देते दिखाई दिए हैं। और ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि जी उनके हाथ में सारे पत्ते मौजूद हैं और जिस तरह उनका दिल करेगा वो पत्तों को उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस। अच्छा, बहरहाल चौधरी साहब का ये हक है कि वो जैसे चाहें सियासत करें, जिसके साथ चाहें उसके साथ शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन एक बात कह लें कि तयशुदा थी कि नून लीग में चौधरी निसार के भी बहुत हासिद मौजूद थे जो इनसे इनसिक्योर थे और उनका झुकाव यकीनी तौर पे मरियम नवाज़ ग्रुप की तरफ था। और चौधरी निसार नवाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के करीब थे। और इस बात का सबूत क्या, याद करें ज़रा कि जब शरीफ बरादरान की ये वालिदा वफ़ात पा गई थी तो निसार साहब ताज़ियत करने कहाँ पहुँचे थे? शहबाज शरीफ साहब के पास पहुँचे थे। और अब नून लीग में आप कह लें कि बयानिए की जंग तो है ही, लेकिन हसद की जंग भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो दो बयानिए की जो चादर ओढ़ी हुई बेसिकली है क्या? ये हसद ही है ना। अब ये खबरें हैं जी कि ख्वाजा आसिफ का शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें पार्टी की जो अभी अगर मैं बदतरीन सूरत हाल कह दूँ तो आप अग्री करेंगे ना। इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल क्या होगी? बेचारे लोगों को भी नहीं पता, पार्टी के रहनुमाओं को, कि बयानिया किसका फॉलो करना है। कोई मुफाहमत की बात करते हैं कि माजी को भूल जाएं और आगे चलने की बात करते हैं, और वो जो भतीजी साहिब हैं वो क्या बात करती है कि उनका तो लड़ाइयाँ करने से, मजामत से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। उनका तो दिल चाहता है कि हर वक्त कोई ना कोई लड़ाइयाँ होती रहें, मजामत होती रहे। खैर पार्टी के अंदर के लोग, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपको याद होगा, अंदर के लोग भी बात अब मानने पर आ गए हैं, ऑन रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, कि जी पार्टी में दो बयानी हैं, लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में इस पार्टी से किसी को या तो हमदर्दी भी हो सकती है, किसी को तरस भी आ सकता है। इनको खुद अपने पर तरस नहीं आ रहा और इस सूरत हाल को कहा जा सकता है बदतरीन सूरत हाल, बदतरीन सूरत हाल। इस पर अगर बात हुई और ख्वाजा आसिफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि अगर हमें चीज़ें बेहतर करनी है तो इसके लिए क्या करना होगा? नेशनल डायलॉग का आगाज़ करना नागुज़ीर हो चुका है। और दोनों रहनुमाओं में ये बात हुई कि पार्टी मुशावरत की जाए और मौजूदा जो हालात हैं उसको देखते हुए फ़ैसले भी किए जाएं। और मेरे ख्याल से दुरुस्त किया ख्वाजा आसिफ साहब ने। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये जो फ़ैसले हैं ये करेगा कौन? कौन करेगा फ़ैसले? शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के बयाने पे चलने वाली ये मरियम बीबी? कौन करेगा? और अगर मरियम बीबी फ़ैसले करेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है नून लीग का। अब ये सवाल नून लीग में मौजूद कुछ रहनुमा भी पूछ रहे हैं कि हम आखिर चलें तो किसके बयानिए पे चलें। और मरियम नवाज़ के तर्जुमान ने भी इस बात को कह लें कि तस्लीम किया है कि पार्टी दो बयानिए को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का, कश्मकश का शिकार है। अब नज़र ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि सियासी हसद किस तरह नून लीग को बाकायदा खोखला कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब अगले इंतखाबात को लेकर पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है उस पर काफ़ी वरिड नज़र आए, बहुत फ़िक्रमंद नज़र आए। और वो इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब से ये भी कह रहे थे कि मुशावरत और फ़ैसले जल्द होने चाहिए। यानी वो बता रहे हैं कि वक्त नहीं है हमारे पास, जल्द करें क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब एक और सवाल है कि कौन है जो नून लीग को दीवार से लगा रहा है? क्या इनका इशारा मरियम नवाज़ ग्रुप की तरफ है? अब शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ में ये जो होने वाली गुफ्तगू है, अगर इसका निचोड़ निकाला जाए तो वो सीधा सीधा ये बनता है कि पार्टी में शहबाज शरीफ के हामी ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल एक क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार करें और बाकायदा बगावत कर दें और बगावत करते हुए पार्टी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाएं जल्द अज जल्द। यानी जो प्रेशर है ना वो शहबाज शरीफ साहब पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो जल्द कुछ ना कुछ करें और वाज़े क्लियर कोई फ़ैसला ले लें। और अब शहबाज शरीफ ग्रुप इन कोशिशों में भी लगा हुआ है कि जी वो पीपल्स पार्टी के साथ जो मुश्तरका लाहेअमल है वो बनाए। लेकिन एक और सवाल कि क्या मरियम नवाज़ ग्रुप ऐसा होने देगा? क्योंकि जब भी कोई चीज़ सही हो रही होती है तो उसमें खलल डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए सबसे पहले कौन तैयार होता है? आपको भी पता है, मरियम नवाज़ साहिबा। अभी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला है, बेसिकली मुकाबला है क्या? इसी बात का है ना कि कौन बेहतर अपोजिशन करता है, यानी अपोजिशन में कौन बेहतर है। और वैसे भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपको पता है कि जो रकाबत है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अपोजिशन का बेसिकली काम क्या होता है? हुकूमत को टफ टाइम देना। लेकिन ज़ाती मुफादात और सियासी ये जो खींचातानी है, हसद, एक दूसरे से मुकाबलाबाजी, इसकी वजह से
पीडीएम बनी और बनते बनते फिर टूट गई और फिर आपस में फूट पड़ गई। और अब पीपल्स पार्टी को खुद को हकीकी ऑपोजिशन, आपको पता है पीपल्स पार्टी खुद को हकीकी ऑपोजिशन कहती है और समझती भी है। दूसरी जानिब नून लीग और जेयूआई खुद को कहती है कि हकीकी अगर कोई है ऑपोजिशन में तो जी हम हैं। अब इसी तरह नून लीग में भी ऑपोजिशन बनी हुई है, यानी देखो ऑपोजिशन के अंदर हुई है, नून लीग के अंदर ऑपोजिशन बनी हुई है। अब ऐसे में तामीरी सियासत जो एक चीज़ होती है वो कैसे हो सकती है क्या? अब शहबाज शरीफ साहब ग्रुप जो है पीपल्स पार्टी से सियासी जो कुर्बतें हैं वो बढ़ाना चाहता है, लेकिन बिलावल नून लीग को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का निशाना बना रहे हैं और उसको कहा जाता है तनकीद। ज़रा सुनिएगा। तो देखा नून लीग से बिलावल बाकायदा नाराज़ हैं, क्योंकि एक तो शोकोज़ नोटिस देकर पीडीएम से बाहर करने वाली कोई और नहीं थी बल्कि कौन थी, खुद नून लीग थी। और जब ज़िमनी इंतखाब की बात आती है तो फिर नून लीग मच्छल मारते हुए इस्तीफ़ों की कॉल देने लगती है। अब एक दूसरे पर इल्ज़ामों की बारिश की जा रही है, ये इल्ज़ाम इधर, ये इल्ज़ाम उधर। नून लीग कहती है बिलावल दूसरे कठपुतली हैं क्योंकि उन्होंने बाप से वोट लिए, और बिलावल ये कहते हैं कि नून लीग हुकूमत की सूलतकार है। अब इसको फैसला करना होगा कि वो वाकई ऑपोजिशन है या फिर हुकूमत के साथ ही सूलतकार है। और बिलावल ये भी कह रहे हैं कि जी अब हम अपने साथियों से ज़बरदस्ती ऑपोजिशन करवाएंगे। वैसे इस जुमले पर ज़रा गौर करें, छोटा जुमला नहीं है, हम अपने साथियों से ज़बरदस्ती ऑपोजिशन करवाएंगे। और नून लीग को अपनी बात को प्रैक्टिकली साबित करना होगा, या तो इस्तीफे देने होंगे या फिर पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाने में पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। यानी बिलावल अब अपनी साथी ऑपोजिशन जमातों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि उनके साथ सीधे हो गए हैं। तभी तो बिलावल अपनी साथी ऑपोजिशन पर ये इल्ज़ाम भी धर रहे हैं कि जी जब ज़मीनी इंतखाब की बात आती है तो नून लीग क्या करने लगती है, बॉयकॉट। और जब सेनेट के इंतखाबात की बात होती है तब भी नून लीग बॉयकॉट करना चाहती है और फिर मौका देखे बगैर इस्तीफे देने की बात करके बाकायदा ड्रामा करती है। अब ऑपोजिशन में भी आप समझ लें कि ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर जो हसद होता है वो एलिमेंट बड़ा पाया जाता है, बल्कि बढ़ चुके तो कहूँ तो गलत नहीं होगा। और मौलाना साहब ने तो बराह रास्त बिलावल को किसका नुमाइंदा करार दे दिया, इस्टेब्लिशमेंट का। क्या कहते हैं मौलाना साहब कि बिलावल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और जो पेशकश बिलावल को हुई है तो मौलाना साहब कहते हैं वो हमें भी हुई है। अब इसका मतलब सीधा साधा क्या बनता है, हुकूमती हल्के कहते हैं कि मौलाना साहब को दुख इस बात का नहीं है कि बिलावल को कोई पेशकश हुई अगर हुई है, बल्कि उन्हें इस बात का दुख है कि ये ऑफ़र मौलाना साहब को क्यों नहीं हुई। अब खैर मैं क्या कहूँ, दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं। से मुझे याद आया मरियम नवाज़ का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा आप इनकी बात सुने और बॉडी लैंग्वेज भी ज़रा देखें कि आप शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करने वाली बात सुनकर आपने देखा कि मरियम साहिबा का एक रंग जा रहा था, एक रंग आ रहा था। अब इसे क्या नाम दिया जाए। और इसके अलावा मरियम अपने पीडीएम के सरबराह की बात की नफ़ी करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में मुदाखलत करनी नहीं चाहिए, जबकि मौलाना साहब क्या कहते हैं कि हमें अफगान तालिबान को तस्लीम कर लेना चाहिए। यानी मौलाना से भी मरियम को इख्तलाफ है, या फिर वो ऐसा हुकूमत से हसद की बिना पे कह लें कि कह रही हैं और पीडीएम सरबराह के मौक़िफ़ को भी किसी खाते में नहीं डाल रही हैं। लेकिन अब जो ज़रूरत है ना नाज़रीन, वो पता है किस बात की है, सियासतदान ना अपने रवैये को तब्दील करें, कुछ मैच्योरिटी लेकर आएँ, अपनी गलतियों से सीखें, अपने फ्लॉज को फिक्स करने की कोशिश करें। ये हसद का जो एक एलिमेंट है इसको छोड़ दें, तासुब की ऐनक को उतार दें और सिर्फ मुल्क की मुफाद को देखें, क्योंकि अवाम की जो सलामती है और खुशहाली है वो इसी में है। और अगर किसी को ये रहबर, ये जो कहते हैं ना रहबर है, जमहूरियत, अगर रहबर होने का दावा है ना और वाकई ये जमहूरियत को समझते हैं तो फिर इन्हें जमहूर के बारे में सोचना होगा, अवाम के बारे में सोचना होगा और ये देखना होगा कि रहबर आखिर होता कौन है, रहबर करता क्या प्रैक्टिकली, और रहबर अवाम के बारे में सोचता है। वरना जिस तरह ये कर रहे हैं अगर ऐसे ही करते चले जाएंगे तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम से अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी ने पहले कह लें कि दबे लफ्ज़ों में नवाज़ लीग और उनके फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अब ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है कि बिलावल पंजाब ने अपने जलसों में नवाज़ लीग की पॉलिसीज़ और उनके फैसलों पर अब ढके छुपे अल्फाज नहीं बल्कि खुलकर बात कर रहे हैं। और जलसों में बिलावल कभी नवाज़ लीग को पीडीएम में होने वाले फैसलों पर अमल करने का मशवरा देते हैं और कभी नवाज़ लीग की सियासत को मुनाफकत कह रहे हैं या मुफाहमत कह रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी के बयानात और इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी नून लीग वोट की इज्जत की बात तो करती है मगर जब वोट के इस्तेमाल का वक्त आता है तो नून लीग भाग जाती है।
एक क्लिप होगा बिलावल का, बल्कि मैं चाहती हूँ कि टीम हम चलाएं और जाना साहब आप भी सुनिएगा, जिसपे वो नून लीग की पॉलिसी के हवाले से खुलकर बात करें, फिर मैं जवाब लेती हूँ। जी जाना साहब सुनिएगा जरा, चलाइएगा टीम। बिलावल ने जो कहा आपने सुना जाना साहब, बिलावल कह रहे हैं भी ऐसे तो नहीं चलेगा, क्या कहेंगे आप? या देखें ये बड़ी डॉक्टर साहबा अनफॉर्चुनेट बात है। एक्चुअली पीपल पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद बहुत डाउन हो गई थी, और फिर जरदारी साहब के जो 5 साल लगे उसमें और ज़्यादा ये कन्फाइन हो गए। अभी बिलावल की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है कि पंजाब में उनका बिल्कुल तकरीबन ख़ात्मा हुआ है। तो इसलिए हर पार्टी को ये राइट है कि वो बात करे, लेकिन ये जो कहना है ना कि आप हुकूमत के सहूलतकार बन रहे हैं, ये एक प्रीएम्प्टिव है। ये एक आप समझ लें कि आप अपनी प्रोएक्टिव बात, ताकि दूसरे ना कह सकें कि सहूलतकार कौन है। आप देखें बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और जरदारी साहब ने अल्लाह ऐलान कहा था कि मैं देखे क्या करता हूँ इनको साथ, और वो उधर पूरा पैक कर दिया। इसके बाद ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था सेनेटर का, वो सारा तावन किया मुस्लिम लीग नून ने, उनको बनाया। तो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैंने माइनॉरिटी थी मेजॉरिटी होगी, हम ये किसी उसमें। और फिर जब लीडर ऑफ द अपोजिशन का मसला आया तो आपने देखा कि पीपल पार्टी ने क्या किया। देखिए अपनी जमात के लिए काम करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फुटप्रिंट्स पे आपने चलना है ना, तो आपके असूल भी कुछ होने चाहिए। आप ये डबल स्पीक जो है ये ठीक नहीं है। एवरीबडी नोज कि कौन किस से कांटेक्ट में है, किस तरह कैसे क्या कर रहे हैं। आई थिंक दिस डज नॉट पे इन दी लॉन्ग रन, किसी पार्टी से भी हो बंदा। अच्छा कौन कौन किससे कांटेक्ट में है, जरा आप भी कोई खबर हमें दे दें जाना साहब। नहीं देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सारे उनके जो इतने सीरियस केसेस हैं वो सारे इल्तवा में हैं, खुर्शीद शाह साहब के अलावा कोई बंदा अंदर नहीं हुआ। इधर आए दिन हमारा देखिए कौन सा ग्रेट लीडर है जो कि बाहर रहा, हर यानी शायद खाकान अब्बासी साहब देख लें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, वो दूसरे सारे यानी काउंट दैम, और हमजा समेत सारे लोग, ख्वाजगान के वो दोनों भाई भी आपस में वो भी चले गए। तो इसलिए एवरीबडी नोज, आई टेल यू पब्लिक आजकल जो है ना उनकी इंटेलिजेंस को आप इंसल्ट नहीं कर सकते। आप देखिए अपोजिशन ज़रूर करें, और ये ज़रूरी बात भी नहीं कि सारी अपोजिशन पार्टी यकजा हो, मतलब है आप अपने असूलों पे चलें, अपनी एफर्ट करें, आपने अपनी सीट्स लेनी है, लेकिन बेजा इल्ज़ामात बजाय आप हुकूमत की पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज करें। ये कहें कि इनका ये मैनिफेस्टो था, इसमें इन्होंने साउथ में सूबा बनाना था, इन्होंने घर बना के देने थे, मुलाजमतों की बात इन्होंने की थी, और इन्होंने ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात की थी, ये जो तकरीबन 161 पेजेस का इनका 69 पेजेस का ये जो इनका वो है, उसके ऊपर बात की जाए और अपना बताया जाए कि अगर हम आगे तो हम क्या करेंगे। बाकी आप हल्की फुल्की क्रिटिसिज्म भी करें बाकियों पर, लेकिन आप देखें कि मरकज़ में इमरान खान साहब निशाना बनाते हैं शहबाज शरीफ को, बिकॉज वो इनके लिए एक थ्रेट है, बिकॉज ही इज़ ए प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, बड़ी पार्टी का और हर लिहाज से। इधर पंजाब में इनका निशाना नून इसलिए है कि नून ही उधर है, वरना वो किसी और को किसको निशाना बनाएंगे। तो अपने तौर के ऊपर ये ठीक बात है। दूसरा वो कहते हैं कि जी आप हमारे साथ आए तो हम बुज़दार साहब को हटा देते हैं। देखिए आपके तो वोट ही नहीं है, ये फैसला तो बड़ी जमात ने करना है ना कि क्या करना है। हमें ये सूट नहीं करता कि हम एक पंजाब की हुकूमत ले लें और ऊपर मरकज़ में कुछ न हो। अभी थोड़ा टाइम रह गया है, एफर्ट करें और इलेक्शन के लिए तैयारी करें। अच्छा इसी हवाले से अच्छा जाना साहब, बिलावल ये कहते हैं कि जी नवाज लीग हमारे साथ मिलकर वोट का इस्तेमाल करें, यानी बुज़दार को भगाने, इमरान खान साहब को घर भेजने में। अब इस बयान से ये नहीं लगता कि बिलावल नून लीग का साथ चाहते हैं वज़ीर आला बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाने में? देखिए वो अगर इनका तावन चाहते हों तो बैठ के पस चिलमन बात करें और बात अपनी या समझाएं या बात इनकी समझें। जब ये उन कह रहे हैं कि एक सूबे की बात नहीं है, मुल्क पूरा मुसीबत में है, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है,
लोगों की आप देखें प्राइस हाइक किस तरह है, डॉलर की प्राइस किधर जा रही है, तो आपने हुकूमत के खिलाफ खड़े होना ना, तो एक सूबे की बात नहीं, और फिर उस सूबे में जहां आपके सिर्फ 7 या 8 वोट हैं और बाकी उनके हैं, तो लेट देम डिसाइड कि क्या करना चाहिए। तो पार्टी के डिसीजन फिर आप बैठ के आपस में फैसला कर लें, और मरकज के अंदर भी आप हुकूमत गिरा देंगे। जब आपकी अददी अक्सरियत ही नहीं है तो आप क्या कैसे गिरा देंगे कोई चीज, मतलब अच्छा जनरल लॉन्ग मार्च के हवाले से जरा बता दें। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बिलावल ने ये भी कहा है कि नून लीग अगर लॉन्ग मार्च नहीं करेगी तो हम ये समझेंगे कि आप पीटीआई हुकूमत के सहूलतकार हैं और पंजाब के अवाम इस मुनाफकत की सियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर जनरल साहब लॉन्ग मार्च का इरादा है पीडीएम का, या सिर्फ ये जो उसका ऐलान है ये समझा जाए कि एक सियासी चाल थी? देखिए पीडीएम के राहबर बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग मार्च करना है तो कब करना है, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है हालात के मुताबिक, सियासी डेवलपमेंट्स के मुताबिक। एक दूसरी पार्टी का बंदा जिनकी एक सूबे में सिर्फ हुकूमत है अपने तौर के ऊपर, वो अगर वो डिक्टेट करे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने तौर पे जो कहा, मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन दी पॉइंट इज़ कि आप ये खुदा के लिए ना करें, आपकी अपनी पार्टी का भी नुकसान होगा और अपोजिशन का भी नुकसान होगा, और इन दी एंड पाकिस्तान का लॉस है, बिकॉज पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो डिलीवर कर सके। मौजूदा हुकूमत की इंटेंशंस बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है जैसे होनी चाहिए, और वो सारे सर्वे भी शो कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पीडीएम के जो भी आगे के इरादे हैं उसमें भी हम कह सकते हैं कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ सकती है। देखिए आपके कंटीजेंसी प्लान्स होने चाहिए हर वक्त, कोई भी रिजिड बात नहीं होती कि आप ये लोहे पे लकीर है कि मैंने ये करना है। आप एक अपना, उसके बाद कई डेवलपमेंट्स होती हैं, कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि ओके आपने ये करना है, हुकूमत के साथ आपका तावन बैठ के बात करने पे तैयार हो जाता है, पार्लियामेंट को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, वहाँ बैठ के किसी चीज़ के ऊपर डिसाइड वो कर लेते हैं। देखिए ना, आप तारीख डॉक्टर साहबा गवाह है कि आपने 73 का आइन कैसे बनाया, लड़ झगड़ तो नहीं बनाया ना, बैठ के बनाया। आपने नेशनल इलेक्शन प्लान कैसे बनाया, इमरान खान समेत सारी जमातों को नवाज शरीफ साहब ने चेयर किया, बैठ के किया। तो अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर आप आपस में लड़ाई झगड़े से मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी बजाय आप सड़कों पे निकलने की बजाय पार्लियामेंट में बैठ के फैसले करें और कुछ चीजें अपने तौर पे पॉलिसीज की ऐसी बनाएं, तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब पीटीआई की बात करें तो जनरल साहब वो कहते हैं कि जी आपकी जमात के 2 बयानी हैं। मरियम साहिबा इस हुकूमत से मुज़ाकरा तो दूर की बात, वो कहती हैं जी हम बात तक नहीं करना चाहते, मुज़ाकरा तो दूर की बात है, बात करने का मैं कह चुकी हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मुल्क में कौमी मुफाहमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माजी को भुला देना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए माजी को भुलाना वक्त की ज़रूरत है। तो जनरल साहब वाकई फिर कंफ्यूज हो रहे थे ना लोग कि किसके बयानिए को सही समझा जाए, क्योंकि बयानिया इतना ज़्यादा इसमें तजाद है कि एक बिल्कुल एक बात कर है, दूसरा उसकी बिल्कुल अपोजिट बात कर। इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, और मोहम्मद जुबैर साहब भी मेरे ख्याल से वो भी बात कह चुके हैं कि ये बयानिए में कंफ्यूजन है, आपकी पार्टी के अंदर के लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और वो मानते हैं बात। जी देखिए, जी ऑर्डिनरीली तो पार्टी की जो क़यादत बात करती है और वो मफाम बैठ के आपस में मुशावरत के बाद बात करती है, तो हमें सबको या उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन पार्टी के अंदर इतनी आज़ादी है कि आप अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है पार्टी के, और उनको आशीर्वाद हासिल थी नवाज शरीफ की। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वही कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, और वो उनका एक तजर्बा है, उनका एक एक्सपीरियंस है। और वो जो बात कर रहे हैं, आप अपने दिल से पूछें कि अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की नीड आज नेशनल यूनिटी है और हम बैठ के बात करें, आगे का सोचें, माजी को भूलें, तो आपको भी अपील करेगी, हर कोई बेवतन पाकिस्तानी को ये अपील करेगा, तो वो ठीक है। बाकी मेरा एक व्यू हो सकता है, मैं उनको कन्फ्रंटेशन की कहूँ, दूसरा तीसरा करे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो पार्टी लीडर बयान देता है वो लास्ट पॉइंट होता है, और वही हमारी पार्टी की लाइन है जो कि बड़ी क्लियर है। वो बार बार उन्होंने भी कहा, आज मैं शायद खाकाना भाई साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जी हमारा जो है प्रेसिडेंट हैं पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, उन्हीं का जो मौक़िफ़ है वो आगे है और उसी को हम लेके चलते हैं। और वो क्या है, वो पाकिस्तानियत का है, वो जमहूरियत का है,
वो दस्तूर का है, वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का है, ये सारे मानते हैं। कौन है जो इसको वो करेगा? और इसको आप मफाहमत कह रहे हैं या मुजामत कहें, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि हर अदारे को अपने अपने दायरे में रह के हमें पोस्टेरिटी के लिए एक प्रॉस्परस पाकिस्तान छोड़ के जाना है और हमें एक दूसरे से बात करें, अकोमोडेशन शो करें, हुकूमत ज़्यादा अकोमोडेशन शो करे, बिकॉज टॉलरेंस होनी चाहिए, तो ये इसको कौन डिनाई करेगा? नोबडी कैन डिनाई दैट। सो दैट इज व्हाट इज आवर स्टैंड। ठीक है जी, ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाने नाज़िर उसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बात करेंगे हम एक अहम इशू पर। वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से CIA के जो चीफ हैं उनकी मुलाकात हुई है विलियम जोसेफ की, और इसमें इलाक़ाई सलामती और जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस पर बाकायदा तबादला ख्याल किया गया है। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरआज़म है, जबकि CIA के सरबराह ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार और इनखला के जो इक़दामात हैं उनको बाकायदा सराहा भी है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद का जो फैसला किया था उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम के लिए इमदाद की तरसील का आगाज़ किया जा चुका है। अब आज पाक फ़िज़ाइया का C-130 तैयारा काबुल पहुँच गया और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदादी पैकेज में तकरीबन 10 टन आटा और 1.5 टन जो है घी और अद्वियात भी इसमें शामिल हैं। और अफगानिस्तान के जो बदलते हुए हालात हैं बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि जो बदलती हुई लम्हा बलम्हा सूरत हाल है उससे हम आगाह भी रखते हैं। और आज इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, तालिबान के आने के बाद अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान हैं पहले तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे थे और कुछ तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालिबा कर रहे थे, लेकिन अब ये जो अमरीकी एजेंसी CIA के सरबराह का पाकिस्तान में आना और फिर अहम मुलाकातें करना, क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं कि अमरीका को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि अमरीका अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है और नेशनल इंटरेस्ट उनका जिस टाइम में उनको सूट कर रहा होता है वो उसी तरह रिएक्ट करती है। अगर उनको उस इंटरेस्ट के तहत पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ जाए वो तारीफ कर देते हैं। अगर उनको नुक्ताचीनी करनी पड़ जाए तो वो किसी चीज़ से बात नहीं करते। फिर उनको डूम और न्यूक्लियर वेपन, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेंडर, ये सारी चीज़ें उनको याद आ जाती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कांग्रेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ज़ियोनिस्ट लॉबी का है, यानी जो ज़ियोनिज़्म की जो लॉबी है जो इजराइल को और यहूदियत को रिप्रेजेंट करती है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कांग्रेसमैन पे। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके फैसले से या उनकी डायरेक्शन से अलग नहीं चलता, इसीलिए वो जेरूसलम पे इजराइल बमबारी करता है, वहाँ पे पैलेस्टीनियंस को मारता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, जुल्म करता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिव के कौन प्रेसिडेंट और बयान देते हैं कि इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। वो ये नहीं कहते कि पैलेस्टीन हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो ना करे, इजराइल लोगों को ना मारे, ना उनको कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर उनको नज़र आती है तो अफगानिस्तान के अंदर नज़र आती है, जिनको 4 दिन हुए हैं अपना तालिबान को टेक ओवर, उनको जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं 20 साल में, जिस तरह JSOC ने वहाँ तबाही मचाई है, अमेरिकन आर्मी ने वहाँ तबाही मचाई है, जिस तरह लोगों को मारा है, कत्ल किया है, अगवा किया, वो उनको नज़र नहीं आता, वो उसको भूल बैठे। अब इस सिनेरियो में अब पाकिस्तान ने जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर किया और जिस तरह तालिबान की हुकूमत बज़ाते खुद आई, जिस तरह उसके अंदर अमेरिकन दोहा एग्रीमेंट शामिल है। एक अमेरिकन की टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि हम निकल जाएंगे, आप चले आगे और आप आके कब्जा करते जाएं, और जब हम निकल जाए अफगानिस्तान के अंदर से तो फिर आप अपनी हुकूमत बना लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें दोहा एग्रीमेंट के तहत डिसाइडेड थी। ये सरप्राइजेज शायद उन लोगों के लिए हो जिन्होंने इस चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ा या जिन्होंने CIA की स्टेटमेंट में बिलीव किया, अमेरिकन की स्टेटमेंट में बिलीव किया या CIA की एस्टीमेट में बिलीव किया कि 90 दिन जो है वो आर्मी रेजिस्ट करेगी, जो पहले ही घोस्ट आर्मी थी जिसमें पहले 3 लाख से 150% तो आर्मी मौजूद नहीं थी। अब जो वहाँ से निकल गए और वहाँ पे प्रॉक्सीज को छोड़ गए
और पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है और इंडिया उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो उनको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट या तिजारत के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, डिप्लोमेसी के हिसाब से, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो जो अफगानिस्तान की भी मदद कर रहा है। उसने अमेरिकन की भी मदद की। जब दोहा एग्रीमेंट हुआ वो अफगानिस्तान के तालिबान को टेबल पे लेके आया और उनकी में मुज़ाकरात हुए, मुख्तलिफ जगहों पे मुज़ाकरात हुए। अब उसके अंदर चीन बड़ा शामिल है और चीन जो है वो अच्छा ब्रिगेडियर साहब जी आप अपनी बात मुकम्मल करें। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है और अमेरिका जो है वो इंडिया को बिल्डअप कर रहा था चाइना के साथ। अब रशियंस की भी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग आ रही है रिजर्वेशन के साथ, हम तालिबान के साथ चलने को तैयार है। तो इस सिनेरियो में लामहला जब इंडिया अफगानिस्तान से निकल चुका है और तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका की नजरें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ ही लगेंगी ना। तो इसीलिए इससे पहले भी जून में भी अपना CIA के डायरेक्टर जनरल आए थे, उस वक्त वो कोई और मकसद लेके आए थे, आज वो कोई और मकसद लेके आए हैं। और पाकिस्तान ने तो अपना मकसद पहले ही वाज़िया कर दिया है जब उन्होंने कहा कि हमारा ना तो कोई फेवरेट है, ना हमने वहाँ इंटरफेयर करना है, तालिबान की मर्जी है जिस किस्म की हुकूमत बनाए। अब आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए। अब कोई मुल्क जो है वो रोना चाहता है तो रोता रहे, क्रिप करना चाहता है तो क्रिप करता रहे, शोर मचाना चाहता है शोर मचाना चाहे, अगर उनके साथ चलना चाहता है तो उनके साथ चलने की कोशिश कर ले, लेकिन रियलिटी ये कायम रहेगी कि वहाँ तालिबान की हुकूमत है और रहेगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ठीक है, जरा आगे चलते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक और सवाल, ये अब अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में अब पाकिस्तान, चीन और रूस के जो बढ़ता हुआ किरदार है उसको देखकर क्या अमेरिका खौफजदा है कि उसका जो असर और रसूख है इस खित्ते में ख़त्म होने जा रहा है? आपको लगता है? ख़त्म नहीं हो सकता। अमेरिका एक बड़ी पार है, उसका असर और रसूख खत्म नहीं हो सकता क्योंकि उनके असर और रसूख को कायम चलिए ब्रिगेडियर साहब कम हो सकता है, कम हो सकता है, डायरेक्ट तरीकाकार भी है और असर और रसूख क्रिएट करने के इनडायरेक्ट तरीकाकार भी है। अच्छा मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जिस तरह अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ा, खासतौर पे भारत को मुंह की खाना पड़ी, ये तालिबान ये जो आए अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने, तो ये भी तो एक मुंह तोड़ जवाब था ना एक सुपर पावर को, तो ये भी तो असर और रसूख कम ही हो जाता ना कि आप शिकस्त। जी मैं उसको मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का आपको वहां से जाना पड़ा। मैंने जी हेलो जी 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 ब्रिगेडियर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अमेरिका ने पिछले अपना कोई 2001 से अगर आप देखें तो उसने 24 मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन और कॉम्बैट ऑपरेशन किए, जिसके अंदर उसने $5.5 ट्रिलियन ख़त्म किए टेररिज्म ख़त्म करने के नाम पे कि जी हम टेररिज्म ख़त्म करेंगे। इसमें जो अफगानिस्तान में 2.3 ट्रिलियन डॉलर हुए वो खर्च नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर 24 ममालिक में अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस करके $5.5 ट्रिलियन लगा चुका है, वियतनाम में उसको शिकस्त हो चुकी, वियतनाम से वो इसी तरह निकले थे भाग भाग के। अगर वहाँ पर एयरक्राफ्ट की और एयरपोर्ट्स की और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अमेरिकन एम्बेसी के कंपाउंड में देखें, जिस तरह वो अफगानिस्तान से रात को निकल के गए, तो आप मुझे बताइए क्या वियतनाम से उन्होंने सबक सीख लिया? क्या ये 24 मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने ऑपरेशन किए $5.5 ट्रिलियन खर्च करके, उससे क्या उन्होंने सबक सीख? वो सबक नहीं सीखते इसलिए कि उनके दिमाग में खन्नास है हेजेमनी का, और उनके दिमाग हम जिस वो फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाते हैं मिलिट्री को इस्तेमाल करके, और वो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी उनके पास जो है वो मौजूद है। अफगानिस्तान में तो वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो कोशिश जारी रखेंगे। फिर उनकी बहुत सारी प्रॉक्सीज काम करती हैं, ये जैसे एक दाइश उनकी प्रॉक्सी है, ISIS उनकी प्रॉक्सी है, जिसके जरिए वो कोवर्ट वॉरफेयर में वो मुख्तलिफ ममालिक को इन्वॉल्व करते हैं, बिहाइंड दी सीन वो काम करते हैं। तो और इंडिया उनका बहुत बड़ा एलाय यहाँ पे मौजूद है, अपना जो इस खत्ते में अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, पूरे सारे रीजन को उन्होंने दहशतगर्दी में मुबतला, तो उनका असर कम तो हुआ है लेकिन वो अभी तक खत्ते से बाहर नहीं हुए हैं। और वो इसके लिए इसीलिए तो आज DG ISI के डायरेक्टर जनरल इधर आए हैं, बिकॉज दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट। वो तमाम का तमाम जो अफगानिस्तान के अंदर प्रोसेस चलेगा वो उससे रेलेवेंट रहना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। कतर में सबसे बड़ा बेस है अमेरिकन का, कतर में
नेगोशिएशन को होस्ट किया है, तो वो कतर को भी इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान में भी रहेंगे, इंडिया को भी यूज करेंगे। हमें अपनी पॉलिसी को बहुत वो कहते हैं ना, बहुत बड़े विजन से, फ्यूचर फोरकास्ट से और तमाम चीज़ों का अदराक करके पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज बनानी है, क्योंकि हम ना तो किसी जंग का हिस्सा बन सकते हैं, ना हम किसी बड़ी ताकत का साथ दे सकते हैं मिलिटरली किसी और मुल्क को। हमने इकोनॉमिकली, वो तो ना इकोनॉमिक एमेंसिपेशन, और उसके लिए सबसे बड़ा पार्टनर जो आपके सामने मौजूद है, जो वन रोड या सी है, वो चाइना है। और हमें इस चीज को लेके चलना है ताकि। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, वक्त की कमी। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। का जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।